Hi, good evening, everyone. और बच्चों, फिर आपने कर लिया था वो काम जो मैंने शीट भेजी थी? आई थिंक वो तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, राइट? Yes. Yes, sir. ओके। तो आज हमने अभी एक तो बच्चों इंटीग्रेशन करते हैं आगे, और फिर आई थिंक वी डिसाइडेड कि कैलकुलस 2 वाली। यस, तो उसके बाद कैलकुलस 2 की शीट डिस्कस करेंगे। सर शायद ना कैलकुलस 1 का भी 7th सेक्शन पड़ा था डिस्कस करना। अच्छा, ठीक है, वो फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अच्छा बच्चों, जो पिछली बार हमने किया था उसमें कोई भी डाउट, या फिर इंटीग्रेशन वाली शीट में कोई डाउट? सर इंटीग्रेशन में भी एंगल रेडियंस में होना चाहिए ना? यस, उसमें भी रेडियन में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन विच इज नोन एज एलिमेंट्स। ठीक है, ये वो पार्ट है इंटीग्रेशन का जो आप हर चैप्टर में यूज करोगे, और आपको मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको समझने में, तो इट इज वेरी यूजफुल, यूज करना ही पड़ता है। जनरली बच्चे ना इस वाले टॉपिक के क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, उन्हें मतलब समझ ही नहीं आता, तो इसको हमने बहुत ही अच्छे से बच्चों ध्यान से समझना है। ठीक है, ये मतलब जो मेन फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है ये वो है। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या होती है, रेट ढूंढना ना, इंस्टेंटेनियस रेट ढूंढना। ऐसे ही इंटीग्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो आज हम बच्चों बात करने लगे हैं। तो बच्चों हेडिंग दो आप, एलिमेंट्स इन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बच्चों इसका लॉजिक क्या है? जैसे मान लो मैंने ये एक कोई शेप बनाई हुई है, ठीक है, अगर आपने इस शेप का एरिया निकालना हो तो बच्चों कैसे निकालोगे आप एरिया? सर अगर इसके अंदर के स्क्वायर की डायमेंशन गिवन हो तो? मान लो आपको स्क्वायर की डायमेंशन गिवन है, ठीक है, अज्यूम ईच स्क्वायर इज ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। अब बताओ, ढूंढना नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेथड चाहिए। क्या करोगे आप? एरियाज को ऐड करके। तो और मैंने जान के ये बैकग्राउंड ये रखा है स्क्वायर्स वाला, ग्राफ पेपर वाला। तो सब इस बात को अग्री करते हो कि सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है इस शेप का एरिया निकालने का? नो, है ना। अब दूसरी बात आती है कि फिर क्या करोगे आप, कि आप ये काउंट करोगे कि ये जो शेप है इसके अंदर कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं, है ना। तो जब बच्चों आप स्क्वायर्स काउंट करोगे तो आप सब ये भी रियलाइज कर सकते हो कि जो स्क्वायर्स तो पूरे पूरे आ गए वो तो काम आसान है, कोई स्क्वायर्स आधे आएंगे, कोई 1/3 आएगा, कोई 1/4 आएगा, ऐसा होगा। यस सर। क्या उस कारण से हमारे आंसर में एरर आएगा? यस सर। यस सर। या हम एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे? अब बच्चों अगर मैं जो ये स्क्वायर्स हैं
मान लो मैं वो स्क्वायर्स छोटे कर दूं, जितने अभी स्क्वायर्स बने हुए हैं मैं उससे छोटे कर दूं स्क्वायर्स, मतलब ऐसा सोचना है। चलो एक केस है कि मान लो पहले ऐसे थे स्क्वायर्स, ठीक है बच्चों, ये हमने बड़े स्क्वायर्स लिए हुए हैं। फिर दूसरा केस है हमने ऐसे कर दिए स्क्वायर्स, तीसरा केस है हमने स्क्वायर्स ऐसे कर दिए। तो बच्चों क्या आप सब ये रियलाइज कर सकते हो कि जितना हम स्क्वायर्स को छोटा करेंगे उतना हमारा आंसर ज्यादा क्लोज होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना? फॉर द सिंपल रीजन कि जितने स्क्वायर्स छोटे होंगे उतने ऐसे स्क्वायर्स जो आधे आ रहे होंगे या पौने आ रहे होंगे वो कम हो जाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर्स बढ़ जाएंगे। क्या ये बात सब मानते हो? Yes, sir. तो बच्चों Yes, sir. क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई मेरा मेथड क्या है? मेरा मेथड है कि मैंने इस जो भी ये शेप है इसको बहुत सारे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया। हमने बच्चों स्क्वायर ही क्यों चूज किया? बिकॉज स्क्वायर का एरिया हमें पता था, है ना? मैंने ऐसी शेप क्यों नहीं ली, मतलब हमने ऐसे क्यों नहीं कहा कि इस शेप को बहुत सारे कुछ ऐसी शेप्स में ब्रेक कर दो? इसमें क्या प्रॉब्लम थी? एरिया नहीं पता। सर हम एरिया कैलकुलेट सेंटीमीटर इनका खुद ही स्क्वायर नहीं में था करते एरिया हैं। पता, ये जो छोटी शेप्स हैं, है ना? तो हमारा मेथड तो ये है कि हमने ये जो हमारी गिवन शेप है उसको बहुत सारे छोटे एरियाज में ब्रेक कर दिया, ऐसे एरियाज में जिनका, ऐसी शेप्स में जिनका हमें एरिया पता है। सही कह रहा हूं मैं? तो अपने स्टेप समझो क्या है। हमने पहले इस शेप को ब्रेक किया इनटू मेनी स्मॉल शेप्स। अब उन शेप्स की खासियत क्या थी कि मुझे उन शेप्स का एरिया निकालना आता था। सही कह रहा हूं मैं बच्चों? यस फिर मैंने क्या करना है, अब अगला स्टेप सर, उन सबके एरियाज को ऐड करके उन सारे शेप्स के एरियाज को ऐड कर देना। Yes. और क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि जितना मैं अपने एरियाज को छोटा करूंगा उतना मेरा आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा? Yes. Yes. यहां तक सबको बात समझ आ रही है? यस सर। तो हमारी बेसिक क्या अप्रोच है कि हमने एक बॉडी को बहुत सारे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ऐसे पार्ट्स में जिनका एरिया हमें निकालना आता था, राइट? और उसमें भी हम जितना ज्यादा छोटा कर सकते होंगे उतना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो एक बार यहां तक नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिखो बच्चों।
हाँ बच्चों, यहाँ तक नोट कर लिया? यस सर। तो बच्चों हमें करना क्या है, हमें मैथमेटिकली एडिशन करनी है ना, एडिशन ऑफ एरियाज, राइट? कौन से एरियाज? वेरी वेरी स्मॉल एरियाज, करेक्ट? तो जितना छोटा होगा स्क्वायर उतना हमारा आंसर इंप्रूव हो जाएगा। आपको ख्याल है जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसमें भी हम ऐसी कोई बात कर रहे थे ना कि जितना छोटा होगा उतना हमारा आंसर क्लोज आएगा। यस सर। तो हम कह रहे थे लिमिट एच टेंडिंग टू 0। Yes. सर इसका रीजन ये होगा कि डायमेंशन छोटी हो जाएगी और नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर ज्यादा आ जाएंगे। यस यस। तो बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब हमें करना क्या है, हमें बच्चों एडिशन करनी है। किसकी एडिशन? ऑफ एरियाज। और उन एरियाज की खासियत क्या होनी चाहिए कि दे शुड बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरियाज, करेक्ट? इसको बच्चों हम मैथमेटिकली देखो कैसे लिखते हैं, वी राइट इट, कैन आई से कि ये करना है हमें कि एरिया इज समेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्क्वायर्स। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो इसको हम लिखते हैं बच्चों लाइक दिस, इंटीग्रल ऑफ डी। यहां इंटीग्रल का मतलब होता है बच्चों बेसिक सम, एंड डीए बन गया स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया, मतलब दिस ए स्टैंड्स फॉर एरिया। एंड यहां पर हमें एक एक्स्ट्रा बात बोलनी पड़ेगी कि विच कैन बी कैलकुलेटेड, अदरवाइज तो आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया शायद कुछ और भी बना सकते होते, बट हमारी कंडीशन क्या है कि एरिया ऐसा ही लेना है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। आर्यन मुझे समझ नहीं आया आपका डाउट। नहीं, इंटीग्रल इज जो सम, मतलब इंटीग्रल का मतलब ही सम होता है, मतलब हमें ये समझना है, हमें कोई अलग से सम नहीं करना बच्चों। मतलब जो अभी तक हम बात को इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे थे, है ना, उसको मैथमेटिकली आप सिंपली ऐसे बोल देते हो इंटीग्रल डीए। तो इंटीग्रल डीए का मतलब ये है, डीए का मतलब क्या है, बहुत छोटा सा एरिया, इंटीग्रल का मतलब क्या है, उसका सम। तो वी आर व्हाट दिस डिनोट्स इज कि यू आर टेकिंग सम ऑफ बहुत सारे स्मॉल एरियाज। क्या बच्चों ये बात समझ आ रही है? ओके। अब इस बात को बच्चों मैं जनरलाइज फॉर्म में ऐसे कह सकता हूं कि दिस क्वांटिटी इज नॉट, मतलब ये जो प्रॉपर्टी हम सीख रहे हैं, दिस इज नॉट लिमिटेड टू एरिया अलोन। मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, कि अगर मुझे एक बड़ी बॉडी की कोई भी प्रॉपर्टी निकालनी है तो उसका क्या मतलब होगा, दैट विल बी सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्मॉल बॉडीज। ठीक है, तो इसको हम ऐसे इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे कि हम क्या बोलेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ बिग बॉडी क्या है, समेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट बॉडी, राइट?
और ये जो स्मॉल पार्ट होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं एलिमेंट, जो हमारी स्टॉप आज की हेडिंग थी। सर जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया है तो हम कोई और शेप भी ले सकते हैं, सर्कल वगैरह। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए हमने लिखा है ब्रैकेट में विच कैन बी कैलकुलेटेड। तो बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें क्या करना होता है कि अगर हमें बड़ी बॉडी की कोई भी प्रॉपर्टी ढूंढनी होती है, उसके लिए हम उस बड़ी बॉडी को छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, हम एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी ढूंढ लेते हैं और फिर उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बच्चों ये बात कहने में तो आसान है, इसमें मुश्किल क्या होता है ये समझना कि आप कोई भी बड़ी बॉडी को छोटी बॉडी में ब्रेक कैसे करोगे, मतलब आप एलिमेंट लोगे कैसे। ठीक है, तो इसके बच्चों बहुत सारे केसेस होते हैं जो हम एक एक करके समझेंगे कि हाउ डू वी टेक एलिमेंट्स। ठीक है, आपको ये बात समझ आती है कि एलिमेंट कैसा होना चाहिए। बेसिकली एलिमेंट ऐसा पार्ट होना चाहिए जिसकी आप खुद प्रॉपर्टी वो ढूंढ सको, है ना, तभी तो उसको ऐड करोगे। यस तो नाउ लेट्स सी हम कैसे एलिमेंट्स लेते हैं बच्चों इन वेरियस केसेस। तो सबसे पहला केस होता है बच्चों लीनियर एलिमेंट। ठीक है, लीनियर एलिमेंट होता है अगर हम किसी रॉड या फिर रोप को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो उसके पार्ट को हम बोलते हैं लीनियर एलिमेंट। बच्चों समझ आ रहे हैं यहां तक? ओके, तो अब देखो बच्चों कैसे लेते हैं हम लीनियर एलिमेंट। जैसे बच्चों मान लो ये हमारी अगर रॉड है तो हम रॉड के एक एंड को ओरिजिन मान लेते हैं, हम उस ओरिजिन से एक्स कोऑर्डिनेट शुरू कर देते हैं, उस एक्स कोऑर्डिनेट पर जो उस रॉड का एक छोटा सा पार्ट है बच्चों, जिसको मैंने वो दो ब्लू लाइंस के बीच में दिखाया हुआ है और रेड कलर किया हुआ है, उस छोटे से पार्ट की बच्चों लेंथ हो गई dx। बच्चों ये समझ आ रहा है कि हमने उसकी लेंथ को dx कैसे बोला, मुझे एक्सप्लेन करो कोई। बहुत छोटा सा पार्ट है ना, तो चलो आप ऐसे सोचो कि ये जो दो ब्लू लाइंस के बीच में जो पार्ट है रेड पार्ट, आप आइडियली उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं? आप यही कहते हैं ना कि मान लो लेफ्ट वाली ब्लू लाइन का कोऑर्डिनेट x1 है, राइट साइड वाली ब्लू लाइन का कोऑर्डिनेट x2 है, तो तो x2 plus x1 उसके बीच वाले पार्ट का क्या लेंथ हुई, x2 माइनस x1 या फिर डेल्टा x। अब अगर हम कह रहे हैं कि वो बहुत छोटा है तो डेल्टा x क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा बच्चों। आई बात समझ, इसलिए हमने उस लेंथ को बोला dx। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है बच्चों, ये जो रेड कलर का एलिमेंट है, हम बोलेंगे कि ये जो एलिमेंट है इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x। इससे हमें इसकी पोजीशन पता चल गई और एक हमें इसकी लेंथ पता चल गई जो कि बन गई dx।
क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? Yes, sir. बच्चों क्या किसी के माइंड में ये डाउट आ रहा है कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो एक पॉइंट का होता है, ये जो एलिमेंट है उसकी तो फिर भी कुछ लेंथ तो है dx, तो हम मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट किसका कह रहे हैं? उसके लेफ्ट वाले पार्ट का कह रहे हैं या उसके राइट वाले पार्ट का कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं? लेफ्ट वाले पार्ट। एक बार सारे सोचो। नहीं, मेरा क्वेश्चन दोबारा समझो कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है भाई वो किसका एक्स कोऑर्डिनेट है? वो ये जो रेड वाला पार्ट है उसके लेफ्ट पार्ट का है, उसके राइट पार्ट का है, या सेंटर का है, या क्या है? तो यस, गुड आकृति। बच्चों फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप समझो dx इज वेरी स्मॉल, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ पॉइंट ओनली। तो उसके लिए ये कहना ही बेकार है बात कि भाई उसका लेफ्ट या उसका राइट। दिस इज एज गुड एज कि एक पॉइंट है। ये तो मैंने फिगर थोड़ा मतलब एनलार्ज करके बनाया हुआ है। मतलब ये सिचुएशन प्रैक्टिकली ऐसी है कि एक ऐसे एक एक्स पर ऐसे एक हल्का सा पॉइंट है, समझ रहे हो? तो पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट है वो। आगे बात समझ बच्चों? यस सर। तो इसको लेके कभी कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम ऐसे ही कहते हैं कि ये उस पूरे पोर्शन का ही कोऑर्डिनेट है, उसका लेफ्ट राइट सेंटर कुछ नहीं होता, क्योंकि वो है ही छोटा सा पॉइंट ही तो है, उसका लेफ्ट राइट क्या लोगे आप? अंडरस्टूड बच्चों? सर ये एक बार रिपीट कर दो। हाँ दोबारा समझो। अगर आप लेफ्ट वाले फिगर को देखोगे फिर तो आपको फिर भी ऐसा लगेगा कि एज इफ वो एक रेड डब्बा सा है ना? ये हमने ऐसा इसलिए बनाया हुआ है कि बस हमें समझ आ जाए। रियलिटी में तो dx जो है वो बहुत ही छोटा सा है ना? तो इट इज लाइक अ पॉइंट ओनली। तो अगर एक पॉइंट ही आ गया तो फिर तो उसका लेफ्ट या उसका राइट कहने का कोई मतलब ही नहीं होता ना, तो उस पूरे पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट होता है, मतलब वो एक डॉट है। यस सर। सर मतलब dx का कोऑर्डिनेट है x। हाँ बस कि वो dx का ही कोऑर्डिनेट है। ये बच्चों बिल्कुल वो डिफरेंशिएशन वाली बात है। याद करो डिफरेंशिएशन में आपको ख्याल है जब हम वो कर रहे थे, जब हम लिमिट लगा के h लिखते होते थे, तो मैंने आपको समझाया था ना कि h की खासियत क्या थी कि जहां पे तो हमें उसको नॉन जीरो यूज करना था हम नॉन जीरो भी यूज कर लेते थे, जहां पे हमें उसको जीरो यूज करना था हम जीरो भी यूज कर लेते थे, है ना? याद है? यस सर। बिल्कुल वैसी ही बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि भाई ये है तो बिल्कुल छोटा सा, अगर तो मुझे कभी उसकी लेंथ बोलनी पड़ ही गई उतने छोटे से की तो मैं उसको dx बोल दूंगा, ठीक है? अदरवाइज मैं ये भी कह दूंगा कि हाँ भाई वो तो एक पॉइंट ही है जो मैंने राइट साइड पे फिगर बनाया, ठीक है? इसीलिए मैंने इसको नीचे लिख भी दिया बच्चों ताकि कोई गलती ना हो, आपको याद रहे कि भाई ये छोटे से एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट एक सिंगल है बस x और उसकी लेंथ है dx। बच्चों क्लियर? अब बच्चों जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जैसे हमने लास्ट टाइम जो सीखा था डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो हमें इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगानी होती हैं। तो हमने ऊपर जो लिखा है उसमें हमने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, ठीक है? तो बच्चों इंटीग्रेशन की लिमिट्स इस तरीके से होती हैं कि जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल आपने इस रॉड की कोई प्रॉपर्टी ढूंढनी थी, ठीक है? जो भी प्रॉपर्टी थी,
तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी बच्चों, वो ये होंगी, इस तरीके से लेंगे हम कि इस रॉड का हर एलिमेंट कवर हो जाए। इन अदर वर्ड्स, आप मुझे बताओ कि x को कैसे वेरी किया जाए सच दैट रॉड का हर एलिमेंट कवर हो जाए। x कहां से कहां वेरी करना चाहिए? लेट से रॉड की लेंथ l मान लो बच्चों, 0 to l, राइट? बच्चों 1 मिनट के लिए फॉर सम रीजन मान लो मैंने जो 0 है, जो ओरिजिन है, वो रॉड के सेंटर से लिया होता, फिर क्या बोलते आप कि x कैसे वेरी करे सच दैट सारी रॉड कवर हो जाए? -L/2 to 0 and -L/2 से +L/2, राइट? तो हमने ऐसे नहीं याद रखना कि भाई लिमिट 0 to l लेनी है, हमने ऐसे याद रखना है कि भाई लिमिट्स इस तरीके से लेनी है अपने वेरिएबल की, और हमारा वेरिएबल इस केस में क्या है? x, कि सच दैट सारी की सारी रॉड कवर हो जाए। ये बात बच्चों सबको समझ आ गई? Yes, sir. तो जस्ट नोट डाउन दिस लाइन कि we take limits in such a way that the entire body is covered. रिटर्न बच्चों? Yes. Yes, sir. ओके, तो अब बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि कैसे हम इसको यूज करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मतलब मैं अभी सबसे ट्रिवियल केस से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेटर से मुझे निकालना है लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है? बहुत ट्रिवियल है, मतलब लेंथ तो आपको मतलब पता ही है कि एल ही आना आंसर, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमने सीखा है वो कैसे यूज करेंगे। तो मैं एक केस बच्चों करके दिखा रहा हूँ। बच्चों आपने ना इंटीग्रेशन में क्या करना है कि जैसे मैंने ऐसे लिखा था ना पहले, जैसे देखो मैंने पहले समेशन फॉर्म में लिखता था, पहले आप भी समेशन फॉर्म में लिख लो और फिर उसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इससे थोड़ा सा इजीली समझ आ जाएगा। भाई जैसे अब लेंथ ऑफ रॉड का मतलब क्या है? दिस इज समेशन ऑफ लेंथ ऑफ स्मॉल पार्ट्स, करेक्ट? अब मैं बच्चों इसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, वो क्या बन जाएगा? समेशन का मतलब है इंटीग्रल, स्मॉल पार्ट इस केस में क्या है हमारा? वो जो रेड एलिमेंट है ना, उसकी लेंथ क्या है बच्चों? dx. Dx. dx, ठीक है? अब तो हमें मतलब इंटीग्रल dx निकालना है। जब बच्चों ये लिखो तो अब इसी स्टेप पे लिमिट्स भी लगानी है। अब आपको इस स्टेप पे ये तो पता चली गया कि लिमिट्स किसकी लगानी है? x की, है ना? लिमिट्स किस तरह से लगानी है कि सारी रॉड कवर हो जाए?
तो क्या बोलोगे आप? 0 to L. 0 to L, जो कि बन गया सर मतलब अगर हमें गिवन है कि रॉड हमने लाइक बीच में रखी है कि तो हमने 0 से शुरू माननी है उसको। अभी तो फर्क नहीं पड़ रहा इस केस में, है ना, कि इस केस में आप बच्चों देखो कि अगर आप ओरिजिन को एंड पे रखने की जगह रॉड के सेंटर पे भी रखते यस सर, तो एल आप लिमिट्स -L/2 से L/2 डाल देते तो भी आंसर L ही आता। बट हम आगे देखेंगे कि कुछ केसेस में हमें ओरिजिन मतलब साइड पे ही लेना पड़ता है, या कुछ में ऐसा भी होता है कि सेंटर पे लेना पड़ता है। वो आपको समझ आ जाएगा, मैं अभी बताऊंगा कि कैसे। मतलब एज सच आपका जो आंसर है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पे नहीं डिपेंड करता, वो तो क्योंकि लिमिट्स उसके हिसाब से आपकी चेंज हो ही जाएंगी ना। यस। यस क्या बच्चों ये समझ आया? यस। ओके। ऐसे ही बच्चों आगे देखते हैं कि अगर हमें मास निकालना होता एंड हम ये मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म रॉड है, तो चलो सारे मुझे बताओ स्टेप वाइज क्या कहते हैं हम? समेशन सिग्मा ऑफ मास ऑल स्मॉल एलिमेंट्स। मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स का दो, पार्ट्स का दो, है ना। अब अगर हम एक छोटा सा समेशन का बन गया बच्चों इंटीग्रल, है ना। अब अगर हम छोटा सा पार्ट लें जो ऊपर है, इस छोटे से पार्ट का बच्चों मास कैसे लिख सकते होंगे अगर यूनिफॉर्म रॉड ही है? अगर हम मान लें कि अगर एल लेंथ है रॉड की हाँ, तो एल यूनिटी मेथड लगाओ। हाँ जी सर। कि लेंथ L का मास m है, यूनिट लेंथ का मास m/L है, तो dx का क्या हो गया? m/L dx हो गया यस। ना? तो एक छोटे से पार्ट का तो जो गुड थिंग इज कि अगर आप ठीक तरीके से सोच रहे हो ना तो आपका अपने आप इंटीग्रल प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, मतलब कि आइडिया नहीं लगता तो हम कहते हैं कि इंटीग्रल में सिर्फ m/L आ गया तो आप खुद से dx लगा देते हो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, आपका अपने आप बिल्कुल प्रॉपर इंटीग्रल बनना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों लिमिट्स किसकी आएंगी? x की क्या लिमिट्स होंगी? 0 to L. 0 to L। तो ये क्या बन गया? तो m/L कांस्टेंट है, तो सिर्फ इंटीग्रल dx बचेगा, वो l आ जाएगा, l कट जाएगा तो m ही आ जाएगा। तो बच्चों ये वाली डेरिवेशन बहुत ही ट्रिवियल सी है, बताओ क्यों?
जिससे हमने मास अज्यूम यही करा था। यस हाँ मतलब इसमें तो हमने पहले ही मास एम अज्यूम करके ही तो सॉल्व किया ना, जब यूनिटरी मेथड लगाया। आ रही है बात समझ बच्चों? तो बट हमारा एम अभी सिर्फ ये है कि हम समझें बस कि हम कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा आइडिया लग रहा है बच्चों क्या करना है? ठीक है, फिर से बच्चों मैं कह रहा हूं कि आपने ऐसे सोचना है कि आप तो ये सोचो कि बस उस छोटे से पार्ट की आप प्रॉपर्टी लिख रहे हो। ठीक है, इंटीग्रेशन अपने आप बननी चाहिए। अगला एग्जांपल करें बच्चों। हाँ भाई समझ आ गया सबको? यस यस सर। ओके बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी का क्या मतलब होगा? m/n। मास पर यूनिट लेंथ, राइट? यस। चलो ट्राई बच्चों, ध्यान से करना। अच्छा, आपको ये समझ आ गया कि ये केस कैसा बन गया ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, है ना? अच्छा मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मत सोचना इंटीग्रेशन करनी है, ये सोचो कि फिजिकली आपको क्या करना है। इंटीग्रेशन शुड फॉलो। गुड नेहल आकृति।
मनन गुड। अर्नव ठीक है, अमृत गलत है, गोपाल ठीक है, राधिका गलत है, गुलमय ठीक है। सिद्धम गलत है, अर्पित ठीक है, आर्यन ठीक है, लक्ष्य ठीक है। देखो बच्चों, एक बार सारे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, चाहे आपका हो गया हो। द स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। भाई हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे? मास। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स। तो अब आप, हमें पता ही है कि रॉड है, तो रॉड पे एलिमेंट लेने का तरीका तो हमें पता ही है। अच्छा, आपको ये बात समझ आ रही है कि इस केस में जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इट वुड मेक सेंस कि आप x एक एंड से स्टार्ट करो, है ना? यही कहीं क्वेश्चन में दिया होता है कि x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो हम ओरिजिन को बीच में ही लेते हैं। आ रही है बच्चों बात समझ? तो ये हमने x पर एक छोटा सा पार्ट ले लिया। बच्चों इसको दिखाने का ना एक तरीका ऐसे होता है, जो जनरली हायर लेवल पे फॉलो किया जाता है, कि उल्टा एरो बना दो और यहाँ लिख दो dx। तो इसका मीनिंग अपने आप ये हो गया कि भाई x कोऑर्डिनेट पे हमने एक एलिमेंट ले लिया ऑफ लेंथ dx।
अब बच्चों मुझे बताओ कि ये जो एलिमेंट है इसका मास क्या हुआ बच्चों? मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी लेंथ, है ना? लैम्डा डी। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या थी? लैम्डा इनटू इसकी लेंथ dx। लैम्डा क्या है? a प्लस डी एक्स इंटू। क्या बच्चों ये बात समझ आई? तो अब तो बच्चों फिर से बहुत ध्यान से समझो, इंटीग्रल इस स्टेप पे बनाना है और इस स्टेप पे अब आप वैल्यू पुट कर दोगे। तो बच्चों आप, जैसे मैं आपको पहले समझा रहा था, क्या मुझे किसी स्टेप पे जबरदस्ती dx लिखना पड़ा? No. dx तो अपने आप ही आ गया ना पिछले स्टेप से। Yes, sir. हमें ना माइंड में क्या होता है, मतलब जो बच्चे कॉमन ब्लंडर होता है, क्या होता है कि इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ वेरिएबल दिया होता है, a प्लस बी एक्स टाइप्स या जो भी। हम ना ऐसे याद कर लेते हैं कि यार बस उसको इंटीग्रेट कर दो। ये नहीं करना, ठीक है? इंटीग्रेशन अपने आप बननी चाहिए आपके स्टेप्स में। तो ये स्टेप आपका बन गया। अब यहाँ पे आपको पता है x की लिमिट्स क्या डालें सच दैट सारी रॉड कवर हो जाए 0 to l, राइट? तो ये आपका बन गया al। क्या बच्चों सबको समझ आया ये? जो किसी को भी कोई डाउट है प्लीज आस्क। ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, ये आपको हर चैप्टर में तंग करेगा आगे, इसलिए अगर कुछ लगता है पूछ लो अभी बेधड़क, कोई चक्कर नहीं है। चलो ये करो बच्चों फटाफट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। जो हमने dx लेना है वो तो हम रॉड पे कहीं भी ले सकते हैं। dx x के ही आगे होगा हमेशा। ओके सर। x कहीं से भी ले लो। ओके सर। अभी तक सिर्फ राधिका का ठीक है,
गुड राधिका। हर्षल गुड, ठीक है। ध्यान से करो भाई। अर्नव गुड। अर्पित गुड। गोपाल गलत है। आर्यन गलत है। सिद्धम ठीक है। मेरा लक्ष्य आंसर आया क्या? गलत है। नेहल गलत था आपका। अश्विका गलत है। खुशल ठीक है। सारा ठीक है, गुड। लक्ष्य गलत है। आकृति गलत है। हाँ भाई देखो, बताना भाई बच्चों मुझे, कहाँ उलझ गए, क्यों इतनी गलतियां हुई। ऐसे रॉड है, ये ओरिजिन, ये हमने ले लिया एक्स, एक्स पे एक छोटा सा पार्ट dx, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं है। मास ऑफ एलिमेंट तो वही है, a प्लस बी एक्स डी एक्स। तो अब जो टोटल मास है वो क्या बन गया, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अब भाई x की लिमिट्स क्या होंगी, -L/2 + L/2। -L/2 से एलिमेंट +L/2। आप में से ना कितने लोगों को लिमिट्स नहीं लगानी है अभी, लगाए को। तो इसमें हम डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव नहीं मानेंगे, तो पॉजिटिव नहीं मानना चाहिए हमें। क्या डिस्टेंस हमेशा, वो सिर्फ पॉजिटिव, मैंने इसको मतलब 0 से L/2 लेके उसको डबल कर दिया। नहीं नहीं मतलब
जस्ट इन केस को कंफ्यूजन है, इसको आप कोऑर्डिनेट लिख लो। ओके सर। तो ये क्या बन गया, ax लिमिट्स माइनस L/2 से L/2 प्लस b L²/2 लिमिट्स माइनस L/2 से L/2। तो इससे क्या आ जाएगा, AL ही आ जाएगा बच्चों, सेकंड वाली टर्म तो कट ही जाएगी। यस सर। हाँ भाई बताओ क्या गलती की थी बच्चों। आप में से मैक्सिमम लोगों ने तो बस सेकंड वाली टर्म को भी ऐड ही कर दिया सीधा। यस सर। जब आप डालोगे तो वो क्या बन जाएगा, b के साथ वो टर्म मतलब x² है ना, तो L/2 का स्क्वायर माइनस माइनस L/2 का स्क्वायर, वो तो कट ही जाएगा। सर हाँ जी, जो हमने 0 के बाद x के बाद dx लिया है, हाँ उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले सकते हैं। किसको, जैसे हमने 0 के बाद x डिस्टेंस पे x कोऑर्डिनेट पे dx, हाँ हाँ उसको हम लेफ्ट साइड पे ले सकते हैं। हाँ, तो भी मतलब लिमिट्स तो यही रहेंगी, माइनस L/2 से L/2। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर ये वैसे कैसे गलत हो रहा है, मतलब कि अगर हम सेंटर पे लें और से डबल कर दे एक साइड पे लेके जाके, सिर्फ मतलब सिर्फ एक साइड का ले और डबल करते हैं इनमें। नहीं ये सिमेट्रिक नहीं है ना। मतलब जो रॉड की मास डेंसिटी है वो लेफ्ट वाले पार्ट की और राइट वाले पार्ट की तो अलग अलग है, ओके सर। इसलिए डबल नहीं कर सकते थे। हाँ भाई बच्चों क्लियर हो गया ये, एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क। करें फिर अगला क्वेश्चन। यस। ओके
ओके, एक क्वेश्चन ट्राई करो. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो कि ये XCM क्या होता है, वो आपको बता दिया है क्वेश्चन में. सर जो कैपिटल एम है वो मास ऑफ फ्रॉड है. हाँ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. रॉड का मास कैपिटल M है, लेंथ कैपिटल L है. मनन ठीक है, अमृत गलत है, लक्ष्य ठीक है, आकृति ठीक है. नेहल ठीक है, गुणमय गलत है, सदम गलत है, अर्नब ठीक है. गोपाल, हर्षल ठीक है. जिनका हो गया बच्चों ये करो.
मनन तुम सॉल्व कर रहे हो या सीधा आंसर लिख रहे हो? आकृति ठीक है, सॉल्व करो भाई। हर्षल ठीक है, गोपाल ठीक है, अर्नब ठीक है, मेहल ठीक है। देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। मैंने आपको समझा ही दिया था कि समेशन का मतलब होता है इंटीग्रल। एम आई क्या है? एलिमेंट का मास। एलिमेंट का मास क्या होगा? जैसे हमने लिखा था m/l dx। इसका x कोऑर्डिनेट क्या बन गया? x अपॉन m। तो ये m/l इंटीग्रल x dx फ्रॉम 0 to l बन जाएगा, जो कि l/2 बन जाएगा। अच्छा, सबको समझ आया? फर्स्ट पार्ट जिनका नहीं हुआ था बच्चों, मुझे सारे आंसर करो यस नो में। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ओके, चलो अब ये अगला करो, और फिर मैं उससे अगला भी दे रहा हूँ, वो भी करो बच्चों। ये सेकंड का आंसर बच्चों 0 आएगा। लैम्डा वही है जो हमने पहले लिखा था, लीनियर मास डेंसिटी। ये सबका होना चाहिए भाई, तभी मजा आएगा।
गोपाल गलत, जल्दी कर गए। लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी है। हाँ जी। लक्ष्य गलत। सर ये गलती से भेज दिया आपको, अभी लिख रहा था पूरा। आर्यन मलिक गलत। आकृति, हमें एम तो गिवन ही नहीं है। लक्ष्य गलत। सर ये एलसीएम के साथ वैसे भेज। सर जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ रॉड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है ना, जो टोटल मास है वो एम ही है अभी भी। हाँ ना ना, अब एम नहीं गिवन आपको। ओके सर। हर्षल ठीक है, गुड। अर्पित गलत। आर्यन गलत। क्या हो गया भाई, मैंने कहा कि सब ठीक निकालो, अब सबने ही गलत कर दिया। आकृति गलत। मनन गलत। नेहल ठीक है, गुड। सिद्धम गलत। लक्ष्य अब ठीक है। आकृति, निकाल के दिखाओ मुझे ठीक आंसर फटाफट। गोपाल गलत। अमृत गलत। अर्पित गलत। हाँ आकृति, गुड। अर्नब गुप्ता, गुड।
गोपाल गलत। राधिका कुछ थोड़ी सी गलती हो गई है डिनोमिनेटर में, देखो। करते तब ठीक है। अच्छा देखो, आपको डिनोमिनेटर तो पता ही है ना, सिर्फ न्यूमरेटर के लिए तो सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर तो हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है। Isn't it? तो अब न्यूमरेटर कैसे सॉल्व होगा भाई? इंटीग्रल, अब छोटे से पार्ट का मास वो हमने कैसे लिखा था? a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो कि है x। तो हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है बच्चों, फ्रॉम 0 to L। और नीचे मास m तो हमने निकाल लिया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट अंडरस्टूड बच्चों? यस, आप में से कई लोगों ने मुझे सिर्फ न्यूमरेटर भेजा हुआ था, कईयों ने सिर्फ डिनोमिनेटर भेजा हुआ था। हाँ जी, ये क्लियर टू ऑल? Yes, sir. तो बच्चों प्लीज एक बात समझो दोबारा, आपको ये कुछ याद नहीं रखना कि ये जो मैंने केसेस कराए हैं, ठीक है? ना ही आपको ये याद रखना है कि XCM क्या होता है। आपको तो उसकी एप्लीकेशन सीखनी है, राइट? हम अभी आगे भी जो करेंगे हम ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे जहां पे आपको, जैसे यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी दे दी XCM, ऐसे ही मैं कोई और नई प्रॉपर्टी बना दूंगा, ठीक है ना? तो मेन बात तो सीखनी है कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है। क्लियर टू ऑल बच्चों? गोपाल क्लियर हो गया? यस सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है उसको हमने हमेशा m/l की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नहीं, वो तो हमने यहाँ पे किया क्योंकि हमें लीनियर मास डेंसिटी गिवन थी। देखो दो ही केस हो सकते हैं ना कि रॉड या तो यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। अगर यूनिफॉर्म होती तो हम उसका मास m/l dx लिख देते। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो उसकी कुछ मास डेंसिटी गिवन होगी। ओके सर। ओके ठीक है बच्चों, चलो कैलकुलस 2 मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसने भी की है। अगर किसी ने नहीं की हुई तो आप लीव भी कर सकते हो।
हाँ बच्चों, सेक्शन 1 में बताओ। सर आपने कहा था कि आप कैलकुलस 2 के इवन पार्ट्स के आंसर भेजोगे। अच्छा। इसमें सिर्फ ऑड वाले दे रखे। हम्म। जिसका 113 वाला मैच नहीं कर रहा। बच्चों ये कर रहा है 113 वाला मैच, देखो। ऐसा आंसर गलत होना नहीं चाहिए। बताओ बच्चों, 113 आंसर मैच कर रहा है कि नहीं? मैंने किया था तब मेरा भी नहीं मैच हुआ था, फिर हो सकता है कोई गलती हो कैलकुलेशन। चलो फिर मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। तो जो इसको डिफरेंशिएट कर दो। मेरा 7/25 आ रहा है। लेट्स सी। तो you will get minus dr by r square is equal to minus dr1 by r1 square minus dr2 by r2 square माइनस माइनस कट गया। मतलब dr by dt बचो। तो dr by dt बन गया r square into -1 by 75 square plus 0.5 by 50 स्क्वायर, जहाँ पे कि r क्या है 50 into 75 और 50 plus 75। 30 आ रहा था शायद। ये आ गया 30। तो करना बचे सॉल्व कितना बन गया 0.5 by 50 into 50 into 0.02। ठीक है, यही आंसर देखो बच्चों। मेरा 0.28 आ रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ।
सर हाँ जी। सर जो आज आपने इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस करवाए थे सर, वैसे क्वेश्चन आप वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हो? ये ना एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस कहीं मिलते नहीं, अभी इसकी मैं आगे भी अगली क्लास में भी और प्रैक्टिस ही करवाऊंगा। ओके सर। इसको ना नो डाउट आप इसको वैसे भी लिख सकते थे सिंप्लीफाई करके R1 R2 और R1 प्लस R2, बट उससे और कॉम्प्लिकेट ही होगा। सर उससे फिर स्क्वायर वगैरह खोलना पड़ गया था एंड देन हाँ मतलब इट इज बेटर कि इसको इसी फॉर्म में लिखो, मतलब दूसरी फॉर्म में लिख के क्या होगा कि आपका सेम वेरिएबल न्यूमरेटर में भी आएगा डिनोमिनेटर में भी आएगा। नेक्स्ट क्लास में जो आपने बस रिवाइज करना है अच्छे से, ये जो मैंने आज क्वेश्चंस दिए थे ना इंटीग्रेशन वाले, और अभी कुछ नहीं करना इसमें। और बताओ राधिका क्या कर रहे हो? सर इनके आप इवन वाले आंसर भेज दोगे, फिर चेक कर लेंगे कि कोई गलती आ रही है इवन क्वेश्चंस के। हाँ इवन वाले ना ऐसा है कि नहीं, देखो आज जो किया था ना बच्चों, देखो समझो उस पे अभी इट्स टू अर्ली कि आपको वो उस पे एक्सपर्टीज आ जाए, हमने कल भी उसी पे क्वेश्चंस करने हैं, तो धीरे धीरे आपको उसका थोड़ा सा वो बनेगा, मतलब फ्लो बनेगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी तो सिर्फ जो क्वेश्चंस गिवन थे वो करो। ये इवन क्वेश्चंस का ऐसा करते हैं, मेरे को बच्चों अपना भेजो आकृति, राधिका, हर्षल। सर मैंने और आपको सेंड कर रखा है पहले। अच्छा आपने किया हुआ है हर्षल, हाँ। तो आकृति, राधिका आप भी मुझे करना, लक्ष्य आप भी करना, ठीक है। तो मैं फिर मैच करके आपको फाइनल करके भेज दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर पता नहीं सर मैं कहीं पे मतलब समझने में गलती कर रहा हूँ, जो कैलकुलेशन नहीं थी आपने की थी कौन सी? सर जो आपने अभी करवाया था 0.2 वाले की, हाँ हाँ, सर 9/5 में आएगा? नहीं वो 0.3 है ना ऊपर, ये वाला। ओके सर। और बताओ इसमें कोई डाउट है कोई, या एक बारी इवन वाली आंसर की कर लें फिर तभी होगा। बड़ी इवन वाली करवा लो। चलो ठीक है। वैसे इसमें ना कैलकुलस 2 के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ये मतलब ये मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल IIT लेवल क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। तो मतलब अगर आप ये कर पा रहे हो तो मतलब एक बहुत अच्छा लेवल आपने अटेन कर लिया है, वही अपनी रिक्वायरमेंट थी। चलो। एक्सक्यूज मी सर, हम्म। सर ऐसे क्वेश्चंस नीट में भी आ सकते हैं? इसमें नीट में नहीं ओके सर। नीट में बिल्कुल नहीं आ सकते ऐसे क्वेश्चंस, ये तो बिल्कुल IIT या ओलंपियाड टाइप क्वेश्चन है। तो मतलब मेडिकल वाले यू कैन, मतलब आप चैन की सांस ले सकते हो अगर आपके नहीं भी हो रही, ठीक है। सेक्शन 2 और खतरनाक है इसका। ये ऐसा सेक्शन 1 तो हो गया, सेक्शन 2 में थोड़ी डाउट। हाँ सेक्शन 2 में भी ऐसा है कि मतलब थोड़ा रिगरस है, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा है हर स्टेप पे। यस। हम्म। सर फिर आप डाउट्स आंसर के बाद ही लोगे? हाँ फिर एक बार ही फाइनल कर लेते हैं ना, फिर मैं बता दूंगा सारे। ओके सर। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, थैंक यू। tomorrow, बाय। थैंक यू थैंक यू सर। 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 अर्पित कैलकुलस 2 तो पहले ही करनी थी, मैं तो मैंने लास्ट टाइम ही बोला था करके रखो।
कोई बात नहीं, जैसे जैसे टाइम मिलता है करी जाओ, कोई चक्कर नहीं है ना। चलो ओके, बाय बाय। गुड इवनिंग सर।